नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजीव्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम व्यक्तित्व टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न प्रथम की ओर। व्यक्तित्व शब्द मूलतः भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है। तो आपको याद रखना है, व्यक्तित्व शब्द मूलतः लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? परसोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। क्या होता है? मुखौटा होता है। और आपको याद रखना है, व्यक्तित्व को किसको? व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनालिटी कहा जाता है। और आपको याद रखना है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किसको याद रखना है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती है। किस भाषा से होती है? लैटिन भाषा से होती है। और लैटिन भाषा की किस शब्द से होती है? याद रखना है, परसोना शब्द से। किस शब्द से होती है? परसोना शब्द से होती है। जहां परसोना शब्द का अर्थ याद रखना है आपको, मास्क होता है। क्या होता है? मास्क या मुखौटा होता है। क्या होता है? मास्क या मुखौटा होता है करके आपको याद रखना है। तो प्रश्न प्रथम का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि व्यक्तित्व शब्द मूलतः लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मास्क या मुखौटा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? ऑप्शन ए टर्मन। तो टर्मन महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं किया है। ऑप्शन सी युंग। युंग महोदय ने भी नहीं किया है शारीरिक रचना के आधार पर। ना विलियम महोदय ने भी किया है शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो आपको याद रखना है कि क्रेसमर महोदय ने, किसने? क्रेसमर महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्रेसमर होगा। इसके साथ आपको याद रखने का प्रयास करना है, शारीरिक रचना के आधार पर दो लोगों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। पहला आपको याद रखना है, क्रेसमर ने किया है। किसने किया है? क्रेसमर ने किया है। और दूसरा किसने किया है? सेल्डन ने किया है। किसने किया है? सेल्डन महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इस प्रश्न में ऑप्शन में क्या नहीं दिया था? सेल्डन नहीं दिया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्रेसमर होगा। और आपको याद रखना है, क्रेसमर ने कि शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण चार आधार पर किया है। कितने आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? चार आधार पर। अर्थात इन्होंने चार प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। पहला आपको याद रखना है, पिकनिक प्रकार होता है। क्या होता है? क्रेसमर ने पहला बताया है, पिकनिक प्रकार बताया है। दूसरा आपको याद रखना है, एस्थेनिक प्रकार बताया है। क्या बताया है? एस्थेनिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। उसके बाद तीसरा इन्होंने बताया है, एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। किस प्रकार का? एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है क्रेसमर महोदय ने। क्या बताया है? एथलेटिक प्रकार का बताया है। और चौथा क्या बताया है? आपको याद रखना है, डिस्प्लास्टिक प्रकार का। किस प्रकार का? डिस्प्लास्टिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है क्रेसमर महोदय ने। तो आपको याद रखना है, क्रेसमर महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को चार आधार पर वर्गीकृत किया है या चार प्रकार बताया है। उसके बाद आपको याद रखना है, सेल्डन महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का तीन प्रकार बताया है। कितना प्रकार बताया है? तीन प्रकार। पहला होता है एंडोमॉर्फी होता है। कौन सा होता है? पहला प्रकार होता है एंडोमॉर्फी, याद रखिएगा। दूसरा होता है, आपको याद रखना है, मेसोमॉर्फी होता है। कौन सा होता है? मेसोमॉर्फी प्रकार का व्यक्तित्व होता है। और इन्होंने तीसरा बताया है एक्टोमॉर्फी। क्या बताया है? एक्टोमॉर्फी प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। तो आपको याद रखना है, सेल्डन महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर, किस रचना के आधार पर? शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का तीन प्रकार बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है? किसके? क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है। ऑप्शन ए एंडोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित नहीं है, याद रखना है। मेसोमॉर्फिक भी नहीं है। और सी क्या है? एक्टोमॉर्फिक भी नहीं है। किसके? क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से। ऑप्शन डी पिकनिक। हाँ, पिकनिक क्या है? क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से क्या है? संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि आपको याद रखना है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रारूप बताए हैं? चार प्रारूप बताए हैं, अर्थात चार प्रकार बताए हैं। पहला क्या बताया है? पिकनिक प्रकार बताया है। पिकनिक प्रकार के बाद क्या बताया है? दूसरा एस्थेनिक प्रकार बताया है। क्या प्रकार बताया है? एस्थेनिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। उसके बाद क्या बताया है? एथलेटिक प्रकार का बताया है। क्या बताया है? एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। इसके साथ साथ क्या बताया है इन्होंने? चौथा प्रकार डिस्प्लास्टिक प्रकार का। कौन सा? डिस्प्लास्टिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पिकनिक प्रकार होगा, जो क्रेसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से क्या है? संबंधित है। ये जो तीन है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ये क्या है? सेल्डन का वर्गीकरण है। कौन सा वर्गीकरण है? सेल्डन का वर्गीकरण है। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार है। किसका? सेल्डन का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस्थेनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपको याद रखना है, एस्थेनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्रेसमर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, क्रेसमर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को कितने भागों में बांटा है? तो आपको याद रखना है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। इन्होंने मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर, किस आधार पर? याद रखिएगा, मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। किस आधार पर? मूल्य दृष्टिकोण के
आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया है? व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। किसने? स्प्रिंगर ने। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि स्प्रिंगर ने मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, जहां इन्होंने 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया है? 6 प्रकार का। जहां इन्होंने पहला प्रकार क्या बताया है? राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है आर्थिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। क्या बताया है? आर्थिक प्रकार का। उसके बाद इन्होंने बताया है सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। किस प्रकार का? सामाजिक। उसके बाद चौथा इन्होंने बताया है वैचारिक। कौन सा आपको याद रखना है? वैचारिक या सैद्धांतिक बताया है। क्या बताया है? वैचारिक या सैद्धांतिक प्रकार बताया है चौथा। और इन्होंने पांचवा प्रकार का बताया है धार्मिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है करके। और छठवां बताया है इन्होंने सौंदर्य प्रेमी। कौन सा होता है? सौंदर्य प्रेमी व्यक्तित्व होता है। तो आपको याद क्या रखना है? स्प्रिंगर ने मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, जहां इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? आपको याद रखना है 6 प्रकार बताए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्प्रिंगर के व्यक्तित्व प्रकार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक, तो राजनीतिक शामिल है स्प्रिंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण में। ऑप्शन बी धार्मिक भी शामिल है। ऑप्शन सी आर्थिक भी शामिल है। ऑप्शन डी भौतिकवादी। तो यह शामिल नहीं है किसके? स्प्रिंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण में भौतिकवादी व्यक्तित्व शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी भौतिकवादी, क्योंकि स्प्रिंगर महोदय ने 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, जहां इन्होंने भौतिकवादी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आपको याद रखना है 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा कैटल महोदय के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? कैटल महोदय के द्वारा दिया है। और आपको याद रखना है कैटल महोदय ने सील गुणों को सील गुणों को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। जहां पर पहला बताया है सतही सील गुण होता है करके बताया है। पहला प्रकार क्या बताया है? सतही गुण सील गुण होता है। और दूसरा प्रकार बताया है इन्होंने मूल सील गुण होता है। क्या बताया है? मूल सील गुण होता है करके बताया कैटल महोदय ने। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कैटल के अनुसार, किसके अनुसार? कैटल महोदय के अनुसार 23 मूल सील गुण। क्या याद रखिएगा? 23 मूल सील गुण किसमें पाए जाते हैं? सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। बताते हैं कैटल महोदय बताते हैं 23 मूल सील गुण किसमें पाए जाते हैं? सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो इस तथ्य को भी याद रखना है कि 23 मूल सील गुण किसमें पाए जाते हैं? सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि 12 मूल सील गुण, कितने? 12 मूल सील गुण किसमें पाए जाते हैं? असामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। किसमें? असामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं 12 मूल सील गुण। किसमें? असामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं। और यहां बताया है जो ये 23 मूल सील गुण है, क्या है? 23 मूल सील गुण है, जिसमें 16 मूल सील गुण सबसे महत्वपूर्ण है। बताते हैं क्या बताते हैं? 16 मूल सील गुण सबसे महत्व है करके बताते हैं कैटल साहब। और इसके लिए क्या किया? एक विशेष प्रश्नावली तैयार किया। क्या किया? एक विशेष प्रश्नावली तैयार किया। किसके? ये 16 सील गुण मापने के लिए क्या किया? विशेष प्रश्नावली तैयार किया, जिसे क्या कहा गया है? 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली कहा गया। क्या कहा गया? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रश्नावली कहा गया। इसी को क्या कहा गया? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहा गया, अर्थात 16 पीएफ कहा गया। क्या कहा गया? 16 पीएफ फैक्टर कहा गया, अर्थात 16 पर्सनालिटी फैक्टर कहा गया। तो आपको याद रखना है कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर किसके द्वारा दिया गया है? कैटल के द्वारा दिया गया है। और यह किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप ए टाइप बी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो आपको याद रखना है टाइप ए टाइप बी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताया है? फ्रीडमैन और रोजरमैन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यह सिद्धांत फ्रीडमैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन कौन से घटक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो पहला घटक होता है वातावरण। याद रखिएगा वातावरण 99% क्या करता है? व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसके बाद क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम क्या करता है? 1% व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसके बाद क्या होता है? अन्य घटक से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक घटक कौन सा होता है? याद रखिएगा वातावरण। वातावरण के बाद क्या होता है? वंशानुक्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक क्या होगा? वातावरण होगा। क्या होगा? वातावरण, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर होगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में बांटा है? तो आपको याद रखना है युंग महोदय ने। किसने? युंग महोदय ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्ग में बांटा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है युंग महोदय ने। किसने? युंग ने व्यक्तित्व का मूल रूप से, क्या याद रखिएगा, मूल रूप से 2 भागों में वर्गीकरण किया था। कितने भागों में वर्गीकरण किया था? 2 भागों में, जहां इन्होंने पहला प्रकार बताया था अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताया था। कौन सा व्यक्तित्व बताया था? अंतर्मुखी व्यक्ति बताया था। और दूसरा प्रकार क्या बताया था? बहिर्मुखी व्यक्तित्व बताया था। कौन सा व्यक्तित्व बताया था? बहिर्मुखी। बाद में युंग महोदय के व्यक्तित्व में उभयमुखी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? याद रखिएगा उभयमुखी व्यक्तित्व को जोड़ा गया। तो यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे
युंग महोदय ने मूल रूप से व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपको आंसर देना है 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं मूल रूप से व्यक्तित्व का। पहला क्या बताया है? अंतर्मुखी, और दूसरा क्या बताया है? बहिर्मुखी। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा युंग महोदय ने व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार बताए हैं? तो आपको आंसर देना है 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, क्योंकि बाद में किसको जोड़ा गया है? उभयमुखी व्यक्तित्व को जोड़ा गया है। और उभयमुखी व्यक्तित्व के संदर्भ में आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया है? आइजेंक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आइजेंक के द्वारा दिया गया है। कभी कभी आइजेंक ना लेकर इसका आंसर क्या लेता है? आपको याद रख लेना है, ने मान लेता है। क्या लेता है? ने मान व यार्को जर्की लेता है। क्या लेता है? यार्को जर्की लेता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उभयमुखी नहीं, उभयमुखी के संदर्भ में क्या नहीं देता? ऑप्शन में आइजेंक नहीं देता, तो इसका आंसर क्या लेता है? ने मान और यार्को जर्की लेता है। तो आपको क्या लिखना है? ऑप्शन की प्रवृत्ति को ध्यान रखना है। किसको देखना है? ऑप्शन की प्रवृत्ति को ध्यान देखना है कि उभयमुखी के संदर्भ में क्या ऑप्शन दिया गया है। ये अगर आइजेंक दिया है तो आपको आंसर क्या लेना है? आइजेंक लेना है। अगर आइजेंक नहीं दिया है तो क्या दे रहेगा? ने मान और यार्को जर्की दिएगा। अगर दोनों एक साथ दिया है तो इस प्रश्न को आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ प्रश्न विवादात्मक होते हैं। तो हॉस्टल वार्डन के संदर्भ में इतने कठिन प्रश्न तो आपसे नहीं पूछेंगे, सीधे प्रश्न पूछेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में वर्गीकरण किया है? तो आपको आंसर क्या देना है? युंग महोदय ने। इस तरह के प्रश्न पूछेगा, इतने जटिल प्रश्न नहीं पूछेगा। फिर भी हमको तैयारी के तौर पर इसको थोड़ा सा याद रखना है कि उभयमुखी के संदर्भ में जब भी आपको प्रश्न दिया, या तो आपको ऑप्शन में क्या देगा? आइजेंक देगा, या तो क्या देगा? ने मान या यार्को जर्की। अगर दोनों एक साथ दे दिया तो इस प्रश्न को आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता और अभिनेता निम्न में से किस व्यक्तित्व प्रारूप में होते हैं? तो आपको याद रखना है ये किसके? बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? याद रखिएगा, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता किस प्रारूप के आते हैं? व्यक्तित्व के बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ आपको याद रखना है अंतर्मुखी के अंतर्गत कौन कौन आता है? दार्शनिक आता है। कौन आता है? दार्शनिक आता है, वैज्ञानिक आते हैं, और कौन आते हैं? गणितज्ञ आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, सब ये व्यक्तित्व के किस प्रारूप के अंतर्गत आते हैं? बहिर्मुखी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और कलाकार व्यक्तित्व के किस प्रारूप के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद रखना है अंतर्मुखी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। कौन? वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और कलाकार व्यक्तित्व के अंतर्मुखी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। तो आपको याद रखना है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कैसी होती है? इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? संदेही, संकालु, एकांतप्रिय होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो आपको याद रखना है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? संदेही, संकालु, एकांतप्रिय होते हैं। उसके साथ साथ आपको याद रखना है हंसी मजाक और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व कैसी होती है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। क्या होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं? हंसी मजाक एवं नेतृत्व करने वाले होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्मकेंद्रित व्यक्ति की व्यक्तित्व होती है। तो आपको याद रखना है आत्मकेंद्रित व्यक्ति की व्यक्तित्व कैसी होती है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है। तो आपको याद रखना है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रायड महोदय हैं। कौन है? फ्रायड महोदय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड। क्या याद रखना है? सिगमंड फ्रायड महोदय ने। किसने? सिगमंड फ्रायड महोदय ने मन का विश्लेषण किया था। किसका विश्लेषण किया था? मन का विश्लेषण किया था। और इसने सिद्धांत क्या दिया था? मनोविश्लेषण का वाद का सिद्धांत दिया था। किस वाद का सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। और इन्होंने मन का कितना स्तर बताया था? 3 स्तर बताया था। आपको याद रखना है इन्होंने मन का कितना स्तर बताया था? 3 स्तर बताया था। जहां इन्होंने पहला बताया था चेतन मन होता है करके बताया। क्या बताया? चेतन मन। उसके बाद बताया था अर्ध चेतन मन होता है। कैसा मन होता है? अर्ध चेतन मन होता है करके बताया था। फिर इसने तीसरा प्रकार बताया था अचेतन मन। क्या बताया था? अचेतन मन बताया था। जहां आपको याद रखना है कि चेतन मन, कौन सा मन? चेतन मन संपूर्ण मन का 10% हिस्सा होता है। कितना प्रतिशत होता है? 10% हिस्सा होता है। वैसे ही आपको याद रखना है अचेतन मन, कौन सा? अचेतन मन संपूर्ण मन का 90% होता है। कितना होता है? 90%। तो यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य क्या याद रखिएगा? चेतन मन संपूर्ण मन का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? 10% होता है। और अचेतन मन संपूर्ण मन का कितना प्रतिशत होता है? 90% हिस्सा होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे मस्तिष्क का
चेतन भाग होता है? क्या यहाँ प्रश्न पूछ रहा है हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है? तो आपको याद रखना है हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग 1/10 भाग होता है। कितना? 1/10 भाग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/10 भाग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह करो या ना करो कौन कहता है? तो आपको याद रखना है यह करो या ना करो कौन कहता है? परमहम कहता है। कौन कहता है? परमहम। क्योंकि परमहम नैतिकता के नियम पर चलता है। किस नियम पर चलता है? याद रखिएगा, नैतिकता के नियम पर चलता है। और नैतिकता, जो कार्य नैतिक होता है उसे परम अहम क्या कहता है? करने को कहता है। क्या कहता है? जो कार्य नैतिक होता है उसे परम अहम करने को कहता है, और जो कार्य अनैतिक होता है उसे परम अहम नहीं करने को कहता है। तो यह करो या ना करो कौन कहता है? परम अहम कहता है। आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि कौन सा है? तो यहां प्रश्न पूछ रहा है फ्रायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि कौन सा है? तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या होता है, मन का कोटि क्या होता है? इदम होता है। इदम के बाद क्या आता है? अहम आता है। क्या आता है? अहम। अहम के बाद आता है परम अहम आता है। क्या आता है? परम अहम आता है। तो क्या होगा, मन की संरचना का सही कोटि क्या होगा? पहला होता है इदम, इदम के बाद क्या होता है? अहम, अहम के बाद क्या होता है? परम अहम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इदम। इदम के बाद क्या होता है? अहम, अहम के बाद क्या होता है? परम अहम होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। समाज मिति विधि द्वारा, यहां पर क्या होगा? विधि होगा। यहां पर एक छूट गया है, समाज मिति विधि द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। तो आपको याद रखना है समाज मिति विधि द्वारा अध्ययन करने से सामाजिकता का पता चलता है। किसका पता चलता है? सामाजिकता का। तो यह क्या है? व्यक्तित्व मापन का। कौन सा याद रखिएगा? व्यक्तित्व मापन का विधि है। कौन सा विधि है? व्यक्तित्व मापन का विधि है। और इस विधि के प्रवर्तक याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? प्रवर्तक J.L. मेरिनो है। क्या है? कौन है? याद रखिएगा, J.L. मेरिनो जी है करके। तो आपको याद क्या रखना है? समाज विधि द्वारा अध्ययन करने से क्या पता चलता है? सामाजिकता का। यह व्यक्तित्व मापन का विधि है, और इसके प्रवक्ता कौन है? J.L. मेरिनो है। कौन है? J.L. मेरिनो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोजर व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्ड विभिन्न रंग के हैं? क्या प्रश्न पूछ रहा है? रोजर व्यक्तित्व है ना, ये व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्ड विभिन्न रंग के हैं? कौन से कार्ड पूछ रहा है? विभिन्न रंग के कार्ड पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है रोजर व्यक्तित्व परीक्षण में 3 कार्ड क्या होते हैं? विभिन्न रंग के होते हैं। कितने कार्ड विभिन्न रंग के होते हैं? 3 कार्ड होते हैं। यहां कार्डों की संख्या याद रखिएगा। रोजर व्यक्तित्व अर्थात हर्मन रोजर व्यक्तित्व परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? आपको याद रखना है कुल कार्डों की संख्या 10 होती है, जहां 3 कार्ड विभिन्न रंग के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो आपको याद रखना है CAT व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। अर्थात चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट क्या होता है? प्रक्षेपी विधि होता है। कौन सा विधि होता है? प्रक्षेपी विधि होता है। इसी को क्या कहा जाता है? बालक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CAT को क्या कहा जाता है? बालक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। और यहां आपको याद रखना है कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? बालक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। और इस विधि की प्रवर्तक याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? इस विधि की प्रवर्तक कौन है? लियोपोल्ड है। क्या है? लियोपोल्ड बैलक हैं। क्या है? याद रखिएगा, लियोपोल्ड बैलक जी हैं करके याद रखिएगा। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न पूछेगा तो लियोपोल्ड बैलक हैं करके आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने चर्चा किया 10 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खुला बंद चित्रात्मक प्रकार है, तो यह किसका प्रकार है? प्रश्नावली विधि का प्रकार है। खुला बंद चित्रात्मक किस विधि का प्रकार है? प्रश्नावली विधि का प्रकार है। और इस प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक याद रखना है। क्या याद रखना है? इस प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है करके याद रखना है। तो इस प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक आपको याद रखना है R.S. वुडवर्थ हैं। कौन है? R.S. वुडवर्थ जी हैं करके याद रखिएगा। तो प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? R.S. वुडवर्थ है। इन्होंने प्रश्नावली विधि में कितने प्रकार के प्रश्न बताए थे? 4 प्रकार के प्रश्न बताए थे। एक होता है बंद प्रश्नावली, एक होता है खुला प्रश्नावली, एक होता है चित्रात्मक प्रश्नावली, एक होता है मिश्रित प्रश्नावली। तो खुला बंद चित्रात्मक प्रकार है किसका? प्रश्नावली विधि का प्रकार है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।